Hello everyone, welcome to NEET Predictor. So myself Kumar Madhav, I'm a professional NEET counseling advisor and CEO of NEET Predictor. So today in this video, I'm going to explain complete details on NEET PG 2024 काउंसलिंग स्ट्रैटेजी। तो ये वीडियो उन सब कैंडिडेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो अभी न्यूली क्वालिफाइड हुए हैं और जो पहले वेट कर रहे थे कटर रिडक्शन का। तो कटर रिडक्शन के बाद आपकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किस किस टाइप के सीट मिल सकते हैं और आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो करनी है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो सारे कैंडिडेट जो अभी न्यूली क्वालिफाइड है वो ज़रूर देखें और इस वीडियो को एंड तक देखें, इसको स्किप ना करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एनबी ने एक नोटिस दिया है जिसमें कटअप जो रिडक्शन है वो 15% जनरल कैटेगरी के लिए की गई है और रिजर्व कैटेगरी या फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10% की गई है। तो वैसे कैंडिडेट जिनके 15% या उससे ऊपर है वो क्वालिफाइड हैं काउंसलिंग के लिए, और जिनके 10% है वो कैटेगरी में क्वालिफाई है, वो अपने स्टेट में और ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं काउंसलिंग स्ट्रैटेजी फॉर न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द अवेलेबिलिटी ऑफ हायर in demand specialties means upper clinical will be more under मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा। ऑब्वियसली जिस भी कैंडिडेट को रेडियो या फिर डर्मेटोलॉजी, ओबीजीवाई, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स जैसे सब्जेक्ट चाहिए होंगे, उनकी सीट वैकेंसी जो ज़्यादातर होगी वो मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटे के अंदर होगी। एंड ओपन सीट विल बी अवेलेबल टू, बट वो जो प्रीवियसली एलिजिबल कैंडिडेट है जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है वो भी वेट कर रहे हैं। तो ओपन सीट जो होती है वो जो 50% कैंडिडेट है जो पहले से क्वालिफाइड है उनको ज़्यादातर वो सीटें मिलेंगी। कुछ सीटें होंगी, कुछ स्टेट में कुछ सीटें वैकेंट होंगी जिनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वो न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट को मिल सकती है अंडर ओपन कोटा। हायर एंड ऑफ द न्यूली एलिजिबल those who are in the bracket of 50 to 30 percentile of eligibility will have more opportunities under ओपन सीट देन द लोअर। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिनके 50 से 30% के बीच में है उनको ओपन सीट मिलने की चांसेस ज़्यादा होगी, और जिनके 10% से लेके 20% या 30% तक है उनको ओपन सीट मिलने के चांसेस क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में कम होंगे। तो वैसे कैंडिडेट या तो क्लिनिकल में जाए, अगर आप क्लिनिकल में जाना चाहते हैं देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर मैनेजमेंट और एनआरआई सीट, या फिर आप नॉन क्लिनिकल में जा सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आगे जाके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लोअर और मिड इन डिमांड स्पेशलिटीज अवेलेबिलिटी शुड बी इन ऑल कैटेगरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मोस्टली अकॉर्डिंग टू द लोकल कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोअर या फिर मिड डिमांडेड स्पेशलिस्ट है या फिर जो भी कोर्सेज है, जैसे कि आपको जनरल सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थल, एनेस्थेसिया, ये मिड रैंकर जो कैंडिडेट है उनको भी मिल सकती है अंडर मैनेजमेंट कोटा। तो जैसे अगर हम लोग जनरल सीट की बात करें तो 65% से 75% सीट जो जनरल कैटेगरी के सीट्स हैं या ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी कैंडिडेट के द्वारा ऑप्ट कर चुकी है। और अगर एनआरआई मैनेजमेंट की बात करें तो 45-55% के अराउंड की सीट जो है वो एनआरआई या फिर मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है वो किसी न किसी कैंडिडेट द्वारा ऑप्ट की जा चुकी है। तो ये मतलब मैंने एक जनरल आइडिया दिया, मैं इस वीडियो में आगे चल के डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। तो ऑल सीट्स आर अलॉटेड थ्रू काउंसलिंग ओनली, देयर इज़ नो बैकडोर एंट्री। इसका मीनिंग ये क्या क्या हुआ कि आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे, वो बोलेंगे मैं बुक कर देता हूँ, सीट ब्लॉक कर देता हूँ। तो जितने भी न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो ध्यान दे कि जितने भी सीट्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की हो, चाहे एनआरआई हो, या फिर ओपन सीट हो या जनरल सीट हो, वो सारी की सारी सीटें काउंसलिंग के थ्रू मेरिट के बेस पे ही फिल की जाएगी। आपकी जो रैंक है उस रैंक के बेस पे ही मिलेगी। देयर इज़ नो बैकडोर एंट्री। आप किसी भी कॉलेज में बुक करके वो डायरेक्ट सीट नहीं ले सकते हैं, आपको पहले रजिस्टर करना होगा, उसका काउंसलिंग में अप्लाई करके उस सीट को लेनी पड़ेगी। सेलेक्ट योर सब्जेक्ट वेरी वाइजली, ये मैं हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ कि आप जिस सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर रहे हो उस सब्जेक्ट को सोच समझ के सेलेक्ट करें, क्योंकि उस सब्जेक्ट के साथ आपको पूरे लाइफ टाइम तक रहना है। तो बेटर होगा कि आप वैसे सब्जेक्ट के लिए जो जिसे आप पसंद करते हैं, ऐसा ना कि जो आपके रैंक पे अवेलेबल है।
चूज कॉलेज बेस्ड ऑन योर एनुअल फीस बजट। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है कि आप वैसे कॉलेज को चूज करें, कॉलेज के बारे में रिसर्च करें और उनकी एनुअल फीस बजट देखते हुए उस कॉलेज को आप चूज करें। और यू मस्ट नो अबाउट द काउंसलिंग रूल्स एंड अप्लाइंग प्रोसीजर। तो आप जब किसी भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई, अभी आप क्वालिफाइड हुए हैं, इवन यू नो कि आप बहुत सारे मल्टीपल काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट। तो आप जिस भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आप उस काउंसलिंग की रूल्स के बारे में पहले जान लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग है, जस्ट फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट है। तो महाराष्ट्र स्टेट में कैसा है कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई है, आपने उसको ज्वाइन किया या ना किया, बट आप महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको महाराष्ट्र स्टेट में कुछ बेटर सीट मिल सकती है, तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में वैसे सब्जेक्ट या वैसे इंस्टीट्यूट डालें जो कि जिसके लिए आप 100% श्योर हो। एंड डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन द फॉल्स कमिटमेंट अबाउट द सीट अलॉटमेंट। तो बहुत सारे कॉल्स आपको आ रहे होंगे जो आपको बोलेंगे कि मैं आपको बैकडोर एंट्री करा दे रहा हूँ, या फिर मेरा किसी कॉलेज में कांटेक्ट है, या फिर किसी मिनिस्टर के थ्रू करा दूंगा, एक्स वाई जेड। तो ये प्रोसीजर को आप समझने से पहले जितने भी काउंसलिंग अथॉरिटी है उनकी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो पढ़े, उनके रूल्स को जाने, कैसे सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होती है वो जाने, काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन कराई जा रही है, ऑफलाइन कराई जा रही है, कितनी सिक्योरिटी अमाउंट है, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है। और स्पेशली एनआरआई कैंडिडेट इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अगर डुप्लीकेट एनआरआई डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी, हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन भी हो। तो एनआरआई और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे आपको यूएस डॉलर में पे करनी पड़ती है, कुछ इंस्टीट्यूट में आप आईएनआर में पे कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स आप इंस्टीट्यूट को फिल करने से पहले ही ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखें। और यहाँ पे सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंक्वायर अबाउट द कॉलेज एंड देयर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। एंड जैसे आप किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हैं या किसी भी कॉलेज या किसी भी काउंसलिंग अथॉरिटी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उससे पहले आप ये जान लें कि आपको वहाँ पे कौन सी सीट मिल सकती है, उस पर्टिकुलर स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनकी बॉन्ड क्या है, उस पर्टिकुलर कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट में पेशेंट लोड कितना है। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस से कंप्लेन आती है कि वहाँ पे हिडन चार्जेस ली जाती है, और उसकी डिटेल्स है मेरे पास। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं दी जाती है। तो आप इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन लेके रखें, आपके पास अभी इनफ टाइम है कि वहाँ पे हैंड्स ऑन कैसा दिया जाता है, वैरायटी ऑफ केसेस कैसे हैं, और वहाँ की एकेडमिक कैसी है, और स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ है या नहीं है, कॉलेज का लोकेशन कैसा है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपको अननेसेसरी बहुत सारे काम्स कराए जाते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क कराए जाते हैं, वहाँ के सीनियर मतलब बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, मतलब बहुत ही परेशान करते हैं। ये सब डिटेल्स आपको पहले से, अगर आपके कोई सीनियर पढ़ रहे हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं इंडिविजुअल कॉलेज का डिटेल्स, या फिर आप मेरे से रेसिडेंस नंबर लेके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके बाद कॉलेज, अगर कोई लेडी कैंडिडेट है तो वुमेन सेफ्टी कैसा है, हम लोग डेली बेस में न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इस स्टेट में ये हो गया, उस कॉलेज में ऐसा हो गया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पहले वुमेन सेफ्टी देख लें कि उस कॉलेज में कैसा सेफ्टी है या नहीं है, फिर वहाँ की ट्यूशन फीस क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो नॉर्थ से होंगे, वो साउथ की तरफ आएंगे, तो उनको कुछ डिपार्टमेंट, कुछ ब्रांचेस में, जैसे मेडिसिन, साइकेट्री, इन सब जैसे ब्रांचेस में जहाँ पे पेशेंट इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर फेस करनी पड़ सकती है। साउथ के इंडियन नॉर्थ में जाएंगे तो हो सकता है उनको अगर हिंदी नहीं आती है तो उनको भी लैंग्वेज बैरियर फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स थे मेरे तरफ से। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ हाउ टू अप्रोच द फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस। सो ये न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट जो भी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या होती है, ये एमसीसी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। और इसके अंदर में एआईक्यू जो 50% गवर्नमेंट कोटा सीट होती है वो होती है, डिम्ड यूनिवर्सिटी के 100% सीट होते हैं, डीएनबी या एनबी के 100% सीट्स होते हैं, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जैसे बीएचयू, एएमयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी एक्सेट्रा, इनकी भी सीट की जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कराई जाती है। इसके साथ साथ इस साल उन्होंने ऑल इंडिया काउंसलिंग में आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट थी उनको भी ऐड किया है। इसके बाद सेकंड अगर हम लोग देखते हैं तो डोमिसाइल स्टेट काउंसलिंग। तो डोमिसाइल स्टेट काउंसलिंग का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपका अगर किसी स्टेट का डोमिसाइल है, मतलब आप वहाँ के रेसिडेंस है,
तो आप वहाँ के स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने अगर वहाँ से यूजी किया मतलब एमबीबीएस किया तो आप उस स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर में जो ऑल इंडिया के बाद जो 50% गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है उसकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग के द्वारा कराई जाती है। इसके साथ साथ जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी 100% सीट की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कराई जाती है। तो बहुत सारे स्टेट होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी रैंक हाई है, अब उनको ऑल इंडिया से काउंसलिंग से सीट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और उनको उनके स्टेट में भी पीजी की सीट अगर कम है तो उनको लग रहा है कि उनके स्टेट में भी मिलना थोड़ा टफ है सीट मिलना। तो वो कैंडिडेट दूसरे जो ओपन स्टेट है उनकी काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो ओपन स्टेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे ओपन स्टेट वैसे स्टेट को बोली जाती है जो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट को अपने स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के सीट के लिए अलाउ करते हैं। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को भी अलाउ करते हैं। कुछ स्टेट को छोड़ के, कुछ स्टेट है जो कि क्लोज स्टेट है, जैसे कि लाइक केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्लोज स्टेट है। और कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं जो कि अपने स्टेट के कैंडिडेट को पहले प्रायोरिटी देते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट। वो अपने कैंडिडेट को पहले प्रायोरिटी देंगे, अगर कुछ सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट उस सीट को ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल फॉर न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। सो वी शुड नो अबाउट द वैकेंट सीट एंड लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप अगर किसी भी काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, या चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, तो इसमें आपको पहले कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने होंगे। आपको लास्ट राउंड देखनी होगी कि वहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक है वो कहाँ तक गई थी और आप कितने रैंक से पीछे रह रहे हैं, और वहाँ पे सीट जो वैकेंट है वो जिस भी सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो कितनी सीट वैकेंट है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको रेडियो चाहिए, आपकी रैंक है 1,20,000, बट आपने देखा तो रेडियो वहाँ पे ओपन हो या मैनेजमेंट कोटा, रेडियो या फिर डर्मेटोलॉजी, वो तो 30-40,000 रैंक में क्लोज हो रही है। तो वहाँ पे अप्लाई करना वर्थ नहीं है। तो आप दूसरे स्टेट पे फोकस करें या दूसरे काउंसलिंग पे फोकस करें जहाँ पे रेडियो की जो कट ऑफ होती है वो आपके रैंक के बहुत क्लोज है। या फिर आप एक सेकेंडरी या टर्सरी ब्रांच का बैकअप रख ले, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर नीट परसेंटाइल। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेडियोलॉजी की बात करते हैं, रेडियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी, तो देखते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। तो कैंडिडेट हैविंग रैंक बिलो 1.6 lakhs कैन ओनली कीप होप ऑफ गेटिंग एमडी रेडियोलॉजी और एमडी डर्मेटोलॉजी सीट इन ओपन स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा सीट एंड द पॉसिबल स्टेट्स आर। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर जो एमडी रेडियोलॉजी या फिर एमडी डर्मेटोलॉजी जैसे सीट के लिए देख रहे हैं, तो जिनके रैंक बिलो 1.6 लैक्स है वो अपने आप को सेफ सोच सकते हैं। बट यहाँ पे एनुअल फीस बजट जो होगी वो काफ़ी हाई रहेगी। तो एनुअल फीस बजट को देखते हुए ही आप आगे का प्लान करें। तो जैसे कि अगर आपकी रैंक बिलो 1.6 लैक्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी रैंक 1.5 लैक्स है, अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। जैसे आप अगर एनआरआई कोटे के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस आएंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अभी रेडियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी की सीट वैकेंट है। बेसिकली जो हायर रैंकर कैंडिडेट होंगे उनको तमिलनाडु, पौंडीचेरी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अभी सीट वैकेंट है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो कर्नाटका, राजस्थान जैसे स्टेट है, आंध्रा तेलंगाना जैसे स्टेट है, वहाँ पे आप आईक्यू कोटा या मैनेजमेंट कोटा की सीट, अगर आपका रैंक बहुत हाई भी है तो भी आप ले सकते हैं। और वेस्ट बंगाल में आप एनआरआई कोटे में, क्योंकि वहाँ की फ़ीस काफ़ी हाई है और वैकेंसी बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई करके सीट ले सकते हैं। तो अगर हम लोग ट्यूशन फीस की बात करें तो एनुअल ट्यूशन फीस फॉर रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी जिनके रैंक 1 लाख से ऊपर है और 1.6 लाख के बिलो है, तो ऐसे कैंडिडेट को 80 लाख से 1.3 करोड़ पर एनम तक खर्च करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपन कॉलेज एंड डिपेंडिंग अपन कोटा कि आप एनआरआई कोटे से ले रहे हैं या फिर आप मैनेजमेंट कोटे से ले रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ब्रांच पे आते हैं, जनरल मेडिसिन, एमडी पीडियाट्रिक्स और ऑप्शन गाइनी। तो कैंडिडेट जिनके भी रैंक बिलो 1.7 lakhs है, दे कैन कीप होप ऑफ गेटिंग एमडी मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और ओबीजीवाई सीट इन ओपन स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा सीट एंड द पॉसिबल स्टेट्स आर एज बिलो। जैसे अभी मैंने ऑप्शंस दिए थे रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी के लिए कि कहाँ कहाँ पे कितने परसेंटाइल या कितने रैंक तक पॉसिबल है। वैसे अगर आपकी रैंक बिलो 1.7 lakhs है तो आप अगर मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई जैसे सब्जेक्ट देख रहे हैं तो आपके पास
कर्नाटका स्टेट में मैनेजमेंट कोटा की ऑप्शन आएगी, राजस्थान में मैनेजमेंट कोटा की ऑप्शन आ सकती है, वेस्ट बंगाल में एनआरआई की आ सकती है, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई की ऑप्शन आ सकती है, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, इन सब स्टेट में आ सकती है। और इनका भी जो बजट होता है, एनुअल फीस बजट, अगर ट्यूशन फीस की अगर हम लोग बात करें तो वो भी 60 लाख से 1.3 CR, डिपेंडिंग अपन कॉलेज एंड डिपेंडिंग अपन कोटा के, आप मैनेजमेंट ले रहे हैं या फिर आप एनआरआई कोटे से एडमिशन ले रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें ऑर्थोपेडिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और सर्जरी जैसे ब्रांचेस, क्योंकि कैंडिडेट जिनके भी रैंक बिलो 1.8 लाख है या 1.7 लाख है, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और इसमें भी आपके पास ऑप्शंस लगभग सेम स्टेट के ही आएंगे। कर्नाटका मैनेजमेंट के अंदर आएगी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आएंगे, और बिहार, आंध्रा, तेलंगाना जैसे स्टेट रहेंगे, और जिनके रैंक बिलो 1.8 लाख है। और इनकी भी एनुअल फीस बजट जो रहेगी वो 60 लाख से 1 करोड़ तक की रहेगी। अब इसके बाद हम लोग ऑप्थल, साइकेट्री और ईएनटी जैसे सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं, तो जिनके भी रैंक बिलो 1.8 लाख है वो उम्मीद रख सकते हैं कि उनको कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना जैसे स्टेट में मिल सकती है। इनकी भी ट्यूशन फीस की जो बजट होती है वो 30 लाख से 1 करोड़ के अराउंड हो सकती है, डिपेंडिंग अपन अगेन कॉलेज एंड कोटा। अगर हम लोग एनेस्थेसिया, एमडी एनेस्थेसिया की बात करते हैं, तो इनका भी 1.8 लाख के बिलो जिनका रैंक है वो एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा से इन सब स्टेट में, कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, और मैंने इसमें ब्रैकेट में कोटा भी मेंशन किया है, तो जिनके पास एनआरआई है वो एनआरआई से अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास एनआरआई स्पॉन्सर नहीं है वो मैनेजमेंट कोटा से राजस्थान और कर्नाटका जैसे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, वैसे कैंडिडेट जिनके रैंक काफ़ी हाई है, मतलब 1.5 लाख है, अबव 1.5 लाख है, या फिर मतलब जो जस्ट क्वालिफाइड है, उनको अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए तो दो स्टेट वो कभी भी स्किप ना करें अगर उनके पास एनआरआई सपोर्ट नहीं है तो। पहला कर्नाटका, दूसरा राजस्थान, इन दो स्टेट में अभी भी सीट वैकेंसी अच्छी नंबर पे है। और अगर आपको क्लिनिकल चाहिए तो आपको इन दोनों स्टेट में मिल सकती है। अगर आपको कॉलेज के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा, आप व्हाट्सएप करके कॉलेजेस के डिटेल या पॉसिबिलिटीज़ पूछ सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, क्लिनिकल सीट जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक या ट्यूशन फीस के बेस पे स्टेट वाइज है, उस पर जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन सीट की बात कर रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में मैनेजमेंट या फिर एनआरआई सीट नहीं होती है। वहाँ पे माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी दो टाइप के सीट्स होते हैं। तो जिनके भी रैंक बिलो 1.2 लाख है वही सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्लिनिकल सब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिनके अबव 1.2 लाख है वो उत्तर प्रदेश में अप्लाई ना भी करेंगे तो चलेगा। और सेकंड, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अगर किसी को क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए नन एनआरआई में, मैनेजमेंट कोटे में या फिर ओपन कोटे में, जिनके रैंक बिलो 1 लाख है या अगर कुछ सीटें बचती है तो 1,05,000 तक जा सकती है नए कॉलेजेस में, उनको एनेस्थेसिया, ईएनटी जैसे सब्जेक्ट मिल सकते हैं। तो जिनके रैंक बिलो 1 लाख है वही सेफ माने अपने आप को बिहार के लिए। और अगर हम लोग हरियाणा की बात करें तो 80,000 के बिलो वाले कैंडिडेट जो रहेंगे वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के भी 80,000 के बिलो वाले। अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें, नॉन एनआरआई की, मैनेजमेंट कोटा की, तो वहाँ पे भी बिलो 1 लाख रैंक वाले सेफ मान सकते हैं। तमिलनाडु में बिलो 80,000 रैंक, पुडुचेरी में बिलो 1 लाख रैंक, राजस्थान में बिलो 1.7 लाख रैंक। मैंने इसलिए बोला क्योंकि राजस्थान के कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी हाई है, तो जो जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट भी है उनको भी मिल सकती है। फिर इसके बाद हम लोग कर्नाटक की अगर बात करें तो बिलो 1.8 लाख वाले जो रैंक कैंडिडेट है उनको कर्नाटका में क्लिनिकल सब्जेक्ट मैनेजमेंट कोटा में मिल सकती है। मध्य प्रदेश में बिलो 90,000 रैंक, महाराष्ट्र में बिलो 1.4 लाख रैंक। मैं ये बात कर रहा हूँ 1.4 लाख, वो दो तीन कॉलेजेस है वो मिल सकते हैं उनको, जिनमें फ़ीस काफ़ी हाई है, जैसे कि वेदांता पालघर या फिर प्रकाश सांगली जैसे कॉलेजेस। उत्तराखंड की बात करें तो बिलो 80,000। तेलंगाना की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा में तेलंगाना में यू कैन डायरेक्टली गो टू द कॉलेज, स्पीक विद द मैनेजमेंट, आप वो आईक्यू कोटा की सीट वहाँ डायरेक्ट बात करके जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट भी ले सकते हैं। एंड फॉर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जस्ट नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन गेट ए सीट। मतलब अगर आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप अगर नीट में जस्ट क्वालिफाइड भी है, 15% या उससे ऊपर है, तो आप एनुअल फीस बजट के अकॉर्डिंगली बहुत सारे स्टेट रहेंगे जहाँ पे, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी रहेंगे जहाँ पे नॉन क्लिनिकल सीट वैकेंट रहेगी, आप काउंसलिंग के थ्रू वो भी ले सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं मतलब नॉन क्लिनिकल सीट, जो क्लोजिंग रैंक और ट्यूशन फीस क्या हो सकती है। अगर हम लोग पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, जैसे मैंने पहले बोला कि जो जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको नॉन क्लिनिकल सीट इजीली मिल जाएगी, बट डिपेंड करता है टाइप ऑफ कॉलेज पे। कुछ कॉलेजेस होंगे जो पहले क्लोज हो जाएंगे, कुछ कॉलेजेस होंगे जहाँ पे लास्ट राउंड तक भी आप अगर रुकेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। तो पैथोलॉजी के लिए जो फीस, एनुअल फीस बजट रहेगी वो 5 lakhs to 20 lakhs रहेगी, डिपेंडिंग अपन, मैं ये एवरेज फीस बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग अपन कॉलेज। फार्माकोलॉजी के लिए अगर बात करते हैं 2 lakhs to 20 lakhs, डिपेंडिंग अपन कॉलेज। अब पीएसएम की बात करते हैं तो इनकी भी 2 से 20 lakhs, डिपेंडिंग अपन कॉलेज। माइक्रो की बात करते हैं तो 1 lakh to 10 lakhs, ऐसे भी कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ माइक्रो की फ़ीस भी नहीं लगती है, मतलब जीरो फीस भी है, तो वैसे भी कॉलेजेस हैं। और फिजियोलॉजी की बात करें 1 lakh to 10 lakhs, फॉरेंसिक मेडिसिन का भी 1 lakh to 10 lakhs, बायोकेम 1 lakhs to 10 lakhs, एनाटोमी वगैरह की भी ऐसे बात मतलब 0 to 2 lakhs 3 lakhs ऐसे एनाटोमी वगैरह भी आपको मिल सकती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सी, ये तो मतलब मैंने इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखा क्योंकि मुझे और भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने हैं। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं हमारे सर्विसेज के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर कोई भी कैंडिडेट हो जो लाइक मेरे से या हमारे टीम से 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग कॉलेज प्रेडिक्शन, तो वो ये सब डिटेल्स देख सकते हैं। 1-to-1 सेशन में लाइक कॉलेज प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर रैंक, बॉन्ड एंड पेनल्टी डिटेल्स, branch wise cut-off information, college wise complete fees breakdown, OPD IPT details, choice filling assistant, बेस्ट पॉसिबल अलॉटमेंट, ये सब और भी बहुत सारे डिटेल्स है। मतलब शॉर्ट में बोलूँ तो अगर कोई 1-to-1 सेशन लेते हैं हमारे से तो एक काउंसलिंग, देखिए आप भी काउंसलिंग में अभी, अगर आप अभी जस्ट क्वालिफाइड हुए, आपके पास टाइम काफ़ी कम है और आप चाहते हैं कि नहीं कोई एक्सपर्ट आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करे, आपके रैंक के बेस पे ऐसा ना हो कि आप डिज़र्व कर रहे हो कोई बहुत अच्छा कॉलेज, बट आपको कुछ ऐसा कॉलेज मिल जाए जिसके लिए आप सेटिस्फाइड ना हो। और बहुत सारे डिटेल्स होते हैं कॉलेज लेने से पहले आपको वो जानने होंगे। अगर हाँ, अगर आपके कुछ सीनियर हैं जो आपको हेल्प करें तो नो प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि नो, इफ़ यू वांट आवर हेल्प, तो आप हमें लाइक कांटेक्ट करके आप ये डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कांटेक्ट डिटेल्स हैं, अगर जिनको भी लाइक पर्सनल काउंसलिंग लेनी है वो इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर आप अपना रैंक हमें व्हाट्सएप कर दें, ब्रांच प्रेफरेंस व्हाट्सएप कर दें, हम लोग सारा डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू